जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हमारी मैथ की पहली क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम देखेंगे मैथ के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों ये प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसी टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल आसान तरीके से इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज से आपको मैथ की रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगी। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, दी गई आकृतियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों आपके सीटेट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये चार आपको आकृति दे रखी हैं और इन आकृति के विषय में आपके चार कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है। तो पहला कथन देखते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज है, उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, उनमें से दो समचतुर्भुज है, या फिर उनमें से दो आयत है। तो हमें वो कथन बताना है जो कथन गलत है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पहला कथन देखते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो और क्या हो, बराबर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो और क्या हो, बराबर हो। तो पहली वाली आकृति की बात करें तो आमने सामने की भुजा समांतर है और बराबर भी है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज ही है। दूसरा वर्ग है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा इसकी इक्वल है और क्या है, समांतर है। और ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी एक तरीके का समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो पहला विकल्प हमारा सही हो गया है। अब दूसरा देखेंगे, उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। अभी हमने निकाला था कि सारे के सारे समांतर चतुर्भुज है और इसमें दूसरे विकल्प में दिया हुआ है कि उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो यह विकल्प हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा विकल्प है, उनमें से दो समचतुर्भुज है। अब दो समचतुर्भुज कौन कौन से हैं? एक समचतुर्भुज तो हमें दिया हुआ है। समचतुर्भुज होता क्या है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर हो और क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो एक तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। दूसरा समचतुर्भुज होगा हमारा वर्ग। दूसरा समचतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। तो दो इसमें समचतुर्भुज हो गए। लास्ट विकल्प देख लेते हैं, तो ये विकल्प भी हमारा सही हो गया। लास्ट देख लेते हैं, उनमें से दो आयत है। अब आयत क्या होता है? आयत का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक जो कोण बने वो कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का बने। तो जो वर्ग होता है वो वर्ग क्या होता है, सभी वर्ग आयत होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो दो आयत हो गए, ये वाला आयत हो गया और एक आयत इन्हें दे रखा है। तो हमारे पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प ये सही है। एक ही विकल्प हमारा बचता है ऑप्शन नंबर 2 कि उनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह गलत है और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक, इन दोनों का अंतर क्या होगा, उन दोनों का अंतर हमें बताना है। तो पहले तो हमें यह पता आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि गुणक निकालते किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो 4, 5, 6 का उभयनिष्ठ गुणक क्या होगा, वो भी सबसे छोटा। तो पहले देखेंगे 4 का गुणक किस प्रकार निकालते हैं। तो पहले 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 आ जाएगा। 4 की गुणा 2 से करेंगे, 8 आ जाएगा। 4 की गुणा 3 से करेंगे, 12 आ जाएगा। इस तरीके से 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 नामा 36 और आगे जाके 4 ढाई 40 हो जाएगा। गुणक पहाड़ा खत्म हो गया 4 का, लेकिन गुणक हमारे अभी खत्म नहीं हुए। आगे हम 4 की गुणा 11 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, आगे 48 आ जाएगा, आगे चल के 52 आ जाएगा, 52 के बाद 56 आ जाएगा, 56 के बाद 60 आ जाएगा, 60 के बाद 64 आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं गुणक और ये अनलिमिटेड होते हैं। आगे हम कितने भी निकाल सकते हैं इनके गुणक। 4 के गुणक आ गए। इसी तरीके से हम अब किसके गुणक निकालेंगे, 5 के गुणक निकालेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 35 के बाद 40 हो जाएगा, 40 के बाद 45, फिर 50 हो जाएगा। आगे करेंगे 55, 60, 65 और 70। आगे हम कितने भी लिखते रहेंगे, हमें सिर्फ उभयनिष्ठ गुणक निकालना है जो इन तीनों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आ सकता है। आगे क्या दे रखा, 6 का और निकालना हमें। इसके बाद 6 के गुणक निकालेंगे इसी में। तो 6 के गुणक किस प्रकार निकालेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा और आगे चल के 36 हो जाएगा, 72 और 72 नहीं 42 हो जाएगा, 42 के बाद 48 हो जाएगा, 48 के बाद 54 हो जाएगा, 54 के बाद 60 हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 60 इसमें भी आया था, हमारे 4 वाले गुणक में भी, 5 के गुणक में भी हमारा 60 आया था और 6 के गुणक में भी हमारा 60 आ गया है। तो हमें उभयनिष्ठ गुणक मिल गया सबसे छोटा। 4, 5 और 6 का उभयनिष्ठ गुणक क्या हो गया है, 60 आ गया है। 4, 5 और 6 का उभयनिष्ठ गुणक हमारा 60 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है
5, 6 और 9 का सबसे छोटा ओबेनिस्ट गुणक। तो 5, 6, 9 का सबसे छोटा ओबेनिस्ट गुणक निकालेंगे इसी तरीके से, तो हमारा वो गुणक आ जाएगा 90। 5, 6 और 9 इसका सबसे छोटा ओबेनिस्ट गुणक कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे हम। और इन दोनों का क्या निकालना था? हमें अंतर निकालना था। तो सीधे सीधे 90 में से अगर हम 60 को माइनस करें तो हमारा कितना बचता है? 30 बचता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में हमारा 30 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी को पता लग गया होगा कि गुणक किस प्रकार निकालते हैं। दिया हुआ एक संख्या दी हुई है 11, 0, 111। इसको 11 से भाग देने पर जो भागफल आएगा और शेषफल का, उन दोनों का योग क्या होगा, ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। जो 15 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन रिलेटेड आते हैं, 15 आपके पेडागोजी से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के आते हैं। तो सीधा सीधा इसको भाग कर देते हैं। 11, 0, 111 को 11 से भाग कर देंगे। ठीक, किसी भी तरीके से आप भाग कर सकते हैं। तो 11 का में 11 हो जाएगा, घटाएंगे 0, 0 बचेगा और ऊपर से क्या उतार लेंगे? 0 उतार लेंगे। ठीक है, भाग नहीं जाएगी, फिर तीर का निशान लगाएंगे, 1 उतार लेंगे। ठीक है, अभी भी भाग नहीं जा रही है तो 1 और उतार लेंगे यहां पर। तो यहां पर हमारे कितने तीर के निशान हो गए? 3 तीर के निशान हो गए। तो 3 तीर के निशान हो गए, 1 तीर का निशान कम करके 0 लगा देते हैं। यहां पर कितने 0 लग जाएंगे? 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 संख्या हमने एक साथ उतारी है तो 2 0 हम ऊपर लगाएंगे और 11 से भाग करेंगे, कितना जाएगा? 11 कम 11 आ जाएगा, घटाएंगे 0, 0 बचेगा और जब ऊपर से क्या उतार लेंगे? 1 उतार लेंगे इस बार और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यहां पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ क्यों दिया है? क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं बची है, दशमलव में हमें प्राप्त नहीं करनी है और इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। यहां पर हमने शेषफल में क्या कर दिया? 0 लगा दिया है। अब हमारे पास भागफल आ गया है, ये रहा, भागफल में 0 लगा दिया था, भागफल आ गया है और शेषफल हमारा आ गया 1। इन दोनों का योग पूछा गया है तो इसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। तो 1, 1, 0, 0, 1 ये हमारा हो जाएगा 10,011, 10011। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमारा? 10011, 10011 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको अगली क्लास में और अच्छे से समझा दिया जाएगा वो प्रश्न। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं आज की क्लास का। एक सीरीज दे रखी है -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 और इस तरीके कर करके ये 1000 तक दे रखी है और इसका मान हमें बताना है। तो ऐसा करते हैं, हम पहली वाली 2 संख्याएं हैं इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं इस प्रकार से, -1 + 2 इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं। आगे किस चीज का निशान है? -3, आगे यहां पर प्लस लग जाएगा, -3 + 4, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, -5 और +6। इसी तरीके से डॉट 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 1000 तक हम इसको लिख लेंगे, इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, आगे जब सोल्व करेंगे तो इन 2 पदों को सोल्व करने पर कितना बचेगा? एक माइनस का एक प्लस का, तो 1 बचेगा, प्लस यहां से भी 1 बचेगा, इस वाले ब्रैकेट से भी, इस वाले ब्रैकेट से भी 1 बचेगा। तो इस तरीके से हमारी 2 संख्याओं को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 संख्याओं की गणना कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसलिए हमारे पद कितने हैं हमारे पास? हमारे पास पद है 1000, तो पद बाद में कितने बचेंगे? 500 पद बचेंगे। ठीक है, तो 1 1 1 1 करके जोड़ेंगे 500 बार तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो इस सीरीज का जो योगफल होगा वो भी हमारा 500 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है एक आयताकार बक्से की। ठीक है, एक बक्सा दे रखा है, इस बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है हमें, यानी कि LBH दे रखा है। ठीक है, तो लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है B = 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हाइट बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे 6240 घन सेंटीमीटर को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, ये हमें निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे? पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, इस वाले बॉक्स का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या होता है? LBH, L × B × H, इन तीनों की गुणा कर देंगे। और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की 10 × 8 × 6 कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा हमारा 10 8 80 और 8 6 48, यानी कि 480 घन सेंटीमीटर हमारा इस बक्से का आयतन आ जाएगा। तो एक बक्से का आयतन इतना है। ठीक है, और हमें कितने घन सेंटीमीटर को पैक करना है? 6240 को। तो 480 से 6240 को हम भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6240 दे रखा था, इसको भाग करेंगे कितने से? 480 से, 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम आगे 8 से काटेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा
8 सत्ते 56, 6 बचेगा, 8 अट्ठे 64, 78 हो जाएगा। और आगे इसको 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि हमें 13 बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें इन्हें घनों को पैक करना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। तो 13 हमारा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 आज की क्लास का। a बराबर 11/13 दिया हुआ है, b बराबर 13/14 दे रखा है, c बराबर 15/17 दे रखा है। ये तीन एक प्रकार के भिन्न है, तो इनमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम हमारा सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको भाग करके एक दशमलव में वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 13 से अगर हम 11 को भाग करेंगे, पहले वाले में 13 से किसको भाग करेंगे, 11 को, 11/13 दे रखा है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। तो हमारा 6 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 60। तो हमारा आएगा 13 पंजे 65, 13 पंजे ज्यादा हो जाएगा, तो 13 चौका 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक है। 8 बचेगा, फिर इसके बाद 80 हो जाएगा। तो अब जाएगा हमारा 13 पंजे 65, 13 छंग 78, ठीक है, इतना आ जाएगा, मतलब लगभग में इतना आ रहा है अगर 13 से भाग करेंगे 11 को तब 0.846। आगे बात भाग कर लेंगे, 13/14 दे रखा है, अब इसको भाग करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो हमारा जाएगा 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 नमा 126, 14 नमा 126 आ रहा है। तो यहाँ से 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 ही रहेगा, ठीक है। इतने तक ही भाग कर लेते हैं। अब लास्ट वाला बचा 15/17, इसको और भाग करते हैं अभी 15/17 को, 15/17 को जो 17 से 15 को भाग करेंगे यानी कि 150 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ जाएगा हमारा 17 अट्ठे 136, 17 नमा 153 ज्यादा हो रहा, तो 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। और 50 में से 136 घटाएंगे तो हमारा लगभग बचेगा 14 बचेगा, लगभग हमारा 14 बचेगा, ठीक है। 36 में 14 घटाएंगे, हाँ 14 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव हमारा लगा हुआ है। अब 17 से भाग करेंगे तो इसको कितनी बार जाएगा, 17 अट्ठे 136, दोबारा से 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136। तो इतना ही रहने देते हैं, तीनों की हमें लगभग में वैल्यू मिल चुकी है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो जो ए है, ए तो सबसे छोटा है, ए जो है इसमें सबसे छोटा है ए, तो ए सबसे छोटा है, इससे बड़ा है हमारा सी और सबसे बड़ा है हमारा बी, तो इसी को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 11/13 सबसे पहले किसमें दिया हुआ है, एक ऑप्शन इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाते हैं क्योंकि 11/13 इसमें पहले नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इन दो ऑप्शंस में देखते हैं, आगे दूसरे नंबर पर हमारा क्या होना चाहिए, सी की वैल्यू होनी चाहिए, सी की वैल्यू 15/17, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 आज की क्लास का हमारा। हम एक संख्या को पूर्ण कहते हैं यदि वह स्वयं को छोड़कर उसके सभी धनात्मक भाजकों का योग होती है, मतलब खुद को वो छोड़ दे और सभी धनात्मक भाजकों का वो योग हो। उदाहरण के लिए 28 दिया हुआ है इन्होंने, 28 एक पूर्ण संख्या है, और वो किस लिए है, क्योंकि अगर 28 के अगर हम क्या करें भाजक बनाए, यानी कि 28 को किस किस से भाग दी जा सकती है, 1 से भाग दी जा सकती है, 2 से भी 28 को भाग दी जा सकती है, ठीक है 14 बार, और 4 से भाग दी जा सकती है, 4 सत्ते 28, और 7 से भाग दी जा सकती है, 7 चौके 28, और किससे भाग दी जा सकती है, 14 से भाग दी जा सकती है, 14 दूनी 28, 28 से ही भाग दी जा सकती है, लेकिन 28 से हम भाग नहीं करेंगे, इसमें मना किया गया कि खुद से संख्या को भाग नहीं करनी है। अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, यानी कि इनका योगफल भी कितना आ रहा 28। तो इस तरीके से उन्होंने एक अपना नियम अलग से बनाया हुआ कि इनको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब बताना क्या हमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण संख्या, ये हमें बताना है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 13 है, इसके भाजक निकाल लेंगे, उनको ऐड करके देखेंगे उनका योग 13 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब 13 तो अभाज्य संख्या होती है, 13 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, तो 13 को किससे भाग होगी, सिर्फ 1 से भाग होगी, बाकी किसी से भाग नहीं होगी, ठीक है। और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं हुई, पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 10 दिया हुआ है, ठीक है। देखो जो पूर्ण संख्या हमें पता है वो पूर्ण संख्या इसमें नहीं बताएगी, एक अलग से नया नियम बताया गया, तो इसमें कंफ्यूज ना हुए, ठीक है। बस एक मेथड को देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। 10 दे रखा है, 10 को किस किस से भाग दी जा सकती है, 1 से भाग दी जा सकती है, 2 से 10 को भाग हो जाती है, 3 से भाग नहीं होते, 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 4 से 10 को भाग नहीं होती है, 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 से भाग हो जाती है, 5 लिख लेंगे, 6 से भाग नहीं होती है, 7 से नहीं होती है, 8 से नहीं होती है, 9 से नहीं होती है, और 10 से हो जाती है, 10 को हम लिखेंगे, इनको स्वयं की संख्या को नहीं लिखना है। अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 हो रहा है, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए था, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ये भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 9 दे रखा है।
9 को किससे भाग हो जाएगी, 1 से, तो सभी को भाग हो जाएगी, 1 आ गया। 1 के बाद 2 से 9 को भाग नहीं होगी, 3 से हो जाएगी, 3 के बाद 4 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से हो जाएगी, लेकिन 9 को हम लिखेंगे नहीं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ये भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो हमें पता है कि यही आंसर होगा क्योंकि शुरू के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब होगा किस तरीके से वो देख लेते हैं। 6 का लिखते हैं, 6 को 1 से भाग हो जाएगी, सही बात है। 2 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। 3 से भाग हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी। 4 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से हो जाएगी, उसको हम नहीं लिखेंगे। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बनते हैं कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं आज की क्लास का। माना x कोण जो अपने संपूरक से 32 डिग्री कम दे रखा है और जो y कोण है वो अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक है। x कोण अपने संपूरक से 32 कम है और y कोण अपने पूरक से 24 अधिक है। तो x और y का योग हमें बताना है। तो पहले समझ लेते हैं संपूरक कोण होते क्या है और पूरक कोण होते क्या है। यदि दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उन दोनों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाएगा। मान लिया हमारा एक कोण 160 डिग्री है, तो 160 डिग्री का अगर हमें संपूरक कोण निकालना हो तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा जो संपूरक कोण आ जाएगा 160 का वो 20 डिग्री होगा। ऐसे ही 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से। और पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाएंगे। मान लिया हमें एक कोण दे रखा 30 डिग्री और बोला जा रहा है कि इसका पूरक कोण बताइए, तो 30 डिग्री है, 90 में से घटा देंगे 60 डिग्री, उसका पूरक कोण आ जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x कोण, जो x कोण है ये, एक तो ये x कोण है, इसका संपूरक कितना कम है, इसका जो संपूरक कोण है वो 32 डिग्री कम है इसी से। अपने संपूरक से कितना कम है, 32 डिग्री कम है। तो इसको इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 180 में से हम घटा देंगे x माइनस का 32, x माइनस का 32 हम इसको कर देंगे, तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू हमारी यहां से आ जाएगी 180 माइनस का x माइनस का 32 हो जाएगा। आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आगे आएगा x इक्वल टू, x इधर ही आएंगे 2x हो जाएगा, और 180 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहां बचेगा 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा, 148, और 2 से जब इसको भाग देंगे 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 74 डिग्री। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y कितना दे रखा था, y दे रखा था 24 अधिक, तो इसको 24 कर देंगे, यानी कि y प्लस 24 कर देंगे, यानी कि y इक्वल टू 90 माइनस y प्लस का 24, ये हो जाएगा। यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y, ये वाला y इधर ले आएंगे, 2y हो जाएगा, y जुड़कर 2y हो जाएगा, और 90 प्लस का 24। ठीक है, आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2y इक्वल टू, और 90 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा 114 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा हमारा 57 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 57 डिग्री आ गई है। और हमारी x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारी निकल कर 74 डिग्री, x की वैल्यू 74 आई थी। तो 74 में 57 को अगर हम जोड़ देंगे, x प्लस y का मान हमें निकालना था, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 5 12 और 1 13, यानी कि 131 डिग्री आ जाएगा x और y का योग, और यही हमें निकालना था 131 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि 112 इकाई प्लस के 12000 इक्वल टू 11012 है, तो यहां पर दहाई के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 12000 दे रखा तो 12000 लिख लेते हैं पहले, यहां पर ये वाली संख्या 12000 लिख ली, और इधर क्या 112 इकाई, इनको जोड़ लेते हैं, कितना आता है, जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 12112 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी हमारा इतना ही आना चाहिए। इधर है दे क्या रखा, इधर दे रखा 11012, यानी 11012 दे रखा है, तो हमें कितने की कमी है, घटा देंगे इसमें से। इसको हम यहां से लिखकर जो हमें दे रखा है इसको हम यहां से घटा लेंगे, 11012, तो 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1100 हमारा यहां पर आना चाहिए, लेकिन दहाई में दे रखा है तो 1 0 इसमें कम कर दो, यानी कि हमारा यहां पर क्या आना चाहिए, 110 दहाई आना चाहिए।
तो 110 यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बीजगणितीय व्यंजक दे रखे हैं 2, 9x² प्लस के 15 माइनस के x और माइनस का 1 माइनस के x प्लस का x²। इनके गुणनफल में यदि x3, x2 और x के गुणांक क्रमशः a b c हो तो a प्लस b माइनस के c का मान हमें बताना है। ठीक है, तो पहले इनका गुणनफल निकाल लेते हैं इन दोनों का, ये जो व्यंजक दे रखे हैं बीजगणितीय वाले। 9x² प्लस के 15 माइनस का x। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, माइनस का 1 माइनस का x प्लस का x का स्क्वायर। अब हम इनकी गुणा करने वाले हैं, तो पहले 9x के अगर हम माइनस के 1 की गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा माइनस का 9x का स्क्वायर। ठीक है, फिर 9x के स्क्वायर की इससे करेंगे तो इसका आगे प्लस का निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है, तो माइनस का हो जाएगा 9x की घात 3। आगे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 9x की घात 4। ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, x² जुड़ेंगे तो 9x की घात 4 हो जाएगा। अब 15 की गुणा करेंगे इससे तो माइनस का 15 आ जाएगा, थोड़ा बड़ा होने वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा इसको। फिर आगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 15x, आगे करेंगे तो प्लस के हो जाएगा 15x²। अब हमने इसकी भी इन तीनों से गुणा कर लिया। माइनस के x की गुणा करेंगे इससे इस तरीके से, तो माइनस के x इससे करेंगे, ये भी माइनस का निशान है, ये भी माइनस का निशान है, ये हो जाएगा प्लस का x, ऐसे ही आगे प्लस का x² हो जाएगा और लास्ट में जाकर माइनस का x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल हमारा ये आ चुका है। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करेंगे, जो एक पावर वाले हैं उनको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, तो x² वाला एक ये रहा और x² वाला एक ये रहा और x² वाला एक ये रहा, तो ये तो दोनों है प्लस में, तो 15 और एक 16 और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7x² बचेगा हमारा, फाइनली प्लस का बचेगा 7x²। ठीक है, अब x की घात 3 वाले देख लेते हैं, एक x की घात 3 ये रही और एक x की घात 3 वाला ये रहा, तो ये माइनस का ये भी माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि माइनस के 10x की घात 3 हो जाएगा। और x की घात 4 वाला एक ही है, इसको ऐसे लिख लेंगे 9x की घात 4। और आगे क्या बचा है, ये x बचा है और ये 15x बचा है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का एक घट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस का माइनस का लास्ट में ये बच जाएगा हमारा 15। ठीक है, सारी कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है हमारा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ये और देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है x की घात 3 का जो गुणांक है उसको a से लिखेंगे, x² वाले को b से और x वाले को c से लिखेंगे। x की घात 4 का कोई गुणक का कोई लेना देना नहीं है, तो x की घात 3 वाले गुणक को हम a से लिखेंगे। तो x की घात 3 का गुणक कौन सा, ये है माइनस के 10, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया है, माइनस के 10 हो गया है। b इक्वल टू कितना हो गया है, 7 हो गया है। और c इक्वल टू कितना हो गया है, माइनस का 14, यहां से लेंगे माइनस का 14 हो गया है। ठीक है, तो a b और c की वैल्यू आ गई। अब हमें आगे निकालना क्या, फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, हमें निकालना है a प्लस b माइनस के c का मान, a प्लस के b माइनस के c का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो a प्लस का b माइनस का c, इसका मान हमें निकालना है। a की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस का 10, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है 7 और माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, जो कि c की वैल्यू दे रखी है और ये माइनस हमारा पहले से ही इसमें दे रखा है। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। ये माइनस के और ये प्लस के, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को हमें कैलकुलेट करने के बाद 11 हमारा आंसर आ जाएगा। हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 11 हमारा ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बीजगणितीय व्यंजक दे रखा है 3/8 की घात -2 माइनस के 4/5, इसकी घात होगी माइनस का 3, माइनस के 4/5 की घात माइनस का 3 होगी। मिसप्रिंट है क्वेश्चन थोड़ा सा, यहां पर लिख दिया क्वेश्चन को दोबारा, 3/8 की घात माइनस का 2 गुणा माइनस के 4/5 की घात माइनस का 3, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको हमें सोल्व करना है और सोल्व भी क्या करना है, इसका व्युत्क्रम हमें बताना है। इसको पहले सोल्व करेंगे, उसका उसमें क्या निकालेंगे, हम व्युत्क्रम निकालेंगे। उसके बाद व्युत्क्रम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। हर की जगह अंश लिख दो और अंश की जगह हर कर दो, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर कर देंगे तो हमारा व्युत्क्रम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करने के साथ एक बात का ध्यान देना है आपको, अगर किसी भी भिन्न की घात अगर माइनस में दी हुई हो तो इसमें नीचे का ऊपर कर दो, 8 ऊपर कर दो, 3 नीचे कर दो, यानी कि अंश की जगह हर कर दो, हर की जगह अंश कर दो, तो हमारी घात किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है।
ठीक है, सीधा से याद रखना है 8/3 इसकी घात 2 हो जाएगी, गुणा 5/4 कर देंगे, माइनस निशान यहीं पे रहने देना है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे जाके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 8 अट्ठे 64 और 3 तिया 9 हो जाएगा, गुणा 5 की अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 बटे 4 चौक 16 चौक का 64, ये निकल कर आ जाएगा, 64 से 64 कट जाएगा, तो हमारा फाइनली आगे निकल कर आ जाएगा 125/9। तो कुछ साथी यहीं पर इसको आंसर लगा देंगे, और कौन सा आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 4 लगा देंगे 125/9 वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इसका व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है अपोजिट, यानी कि अंश की जगह हर और हर की जगह अंश, जो कि हमारा हो जाएगा 9 ऊपर हो जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा, यानी कि माइनस का 100 और माइनस का 9/125 हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है माइनस के 9/125। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक गोदाम एक घनाभ के आकार में है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, यानी कि जो गोदाम है उसकी लंबाई दे रखी है 52 मीटर 56 मीटर, लंबाई दे रखी है 56 मीटर और चौड़ाई दे रखी है b इक्वल टू हो जाएगा 42 मीटर, और क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है उसकी 10 मीटर। ये सभी गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। और पूछा क्या गया है, अगर 2.8 मीटर 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ आकार के कितने बक्से गोदाम में रखे जा सकते हैं, यानी कि जो नीचे जो माप दे रखी है किसकी दे रखी है, ये माप दे रखी है बक्से की, वो कितने बक्से इस गोदाम में रखे जा सकते हैं ये हमें निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, पहले जो गोदाम दे रखा है इसका आयतन निकाल लेंगे और एक बक्से का आयतन निकाल लेंगे, गोदाम के आयतन को बक्से के आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे। पहले हम गोदाम का आयतन निकाल लेते हैं, और एक किसी भी घन का या घनाभ का आयतन निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से कर लेंगे। आयतन बराबर LBH हो जाएगा, ठीक है, यानी तीनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 56 गुणा 42 गुणा 10। आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा, इसको हम सोल्व नहीं करते, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे हमारी कैलकुलेशन होगी तो ये कट जाएगा थोड़ा बहुत, तो हमें आसानी होगी। तो इतने घन मीटर के आ गया, हमारा आयतन निकल कर आ गया है। अब बक्से का निकालेंगे, बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे रखी थी, 2.8 मीटर 2.5 मीटर, और लास्ट वाली यूनिट हमें किस में दी हुई है, ये सेंटीमीटर दी हुई है, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा पहले, यानी कि 0.70 हो जाएगा, ठीक है। 2.8 2.5 और 0.7। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बक्से का आयतन, ये हमने गोदाम का आयतन निकाल लिया था, बक्से का आयतन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.8 मीटर गुणा 2.5 मीटर गुणा 0.7 मीटर, ठीक है। निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोनों के आयतन हमारे निकल कर आ गए हैं। तो गोदाम का आयतन क्या था, 56 गुणा 42 गुणा 10, और इसका आयतन कितना 2.8 गुणा 2.5 गुणा 0.7। अब ऊपर वाले आयतन को नीचे वाले आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, हमारी जो घनों की बक्से की संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं इसको फाइनली आगे। 56 42 गुणा 10 याद रखना है आपको, 56 गुणा 42 गुणा 10, इसको हम भाग करेंगे कितने से, 2.8 गुणा 2.5 गुणा 0.7 से इसको भाग करेंगे, ठीक है। अब इसकी दशमलव हटाएंगे 28 की, तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, इसकी दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, और इसकी दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। सभी की दशमलव हट चुकी है, 28 से इसको भाग करेंगे तो 28 दूनी 56 हो जाएगा, ठीक है, और 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा। यहाँ 25 बचे, 25 को इसको भाग करेंगे तो 25 चौका 100 और 2 जीरो हमारे लास्ट में बच जाएंगे। नीचे हमारा 1 बचा है, ऊपर क्या बचा है, 2 गुणा 6 गुणा 400, ऊपर बचा है हमारा 2 गुणा, ये ऊपर बचा है 2 गुणा 6 गुणा 400, ये बचा है, ठीक है। गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, 12 चौक 48 और डबल जीरो, यानी कि इतने बक्से उस गोदाम में रखे जा सकते हैं, 4800 बक्से। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 4800 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं आपको बेसिक से बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टोकरियों A और B में फलों की संख्या का अनुपात दे रखा है 7:9,
तो टोकरी ए और बी में जितने फल है उन फलों का अनुपात कितना दे रखा है, 7:9 दे रखा है। तो इसका मतलब अगर हम नियतांक को x मान लेंगे तो ए टोकरी में कितने फल हो गए, 7x, और बी में कितने हो गए, बी में हो गए हमारे 9x फल। ठीक है, 7x ए टोकरी में है और बी में कितने 9x है। अब आगे क्या दिया हुआ है, यदि ए में से 6 फल निकाल लिए जाए, यानी कि ए जो टोकरी है, टोकरी ए है, इसमें से 6 फल निकाल लिए जाए और किस में डाल दिए जाए, टोकरी बी में डाल दिए जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो ए और बी में फलों की कुल संख्या क्या होगी, यह हमें निकालना है। ठीक है, तो ए में से 6 फल निकालकर बी में डाले जाते हैं, तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हमारा हो जाता है 1:3। इसको याद रखना है। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करेंगे इसको। तो टोकरी ए में से अगर हम 6 फल निकाल दें, यानी कि 7x माइनस के 6 निकाल दें, ठीक है, तो 7x मतलब 6 निकाल दिए हमने इसमें से, और डाल किस में दिए, डाले हमने टोकरी बी में, यानी कि 9x प्लस का 6। तो ए में कितनी संख्या रह गई, ये संख्या रह गई है, बी में कितनी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी। तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो इसी को इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, 7x माइनस का 6, 7x माइनस का 6 बटे 9x प्लस का 6 बराबर अनुपात कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। यही चीज को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 3 से गुणा कर देंगे, इसकी त्रिज्या गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो 7 या 21x माइनस का 6 या 18 बराबर 9x प्लस का 6। x वाले एक साइड ले लेंगे तो 21x माइनस का 9x बराबर 6 प्लस का 18 हो जाएगा। आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 21 में से 9 घटा देंगे तो हमारा बचेगा लगभग 12x बचेगा बराबर 18 और 6 24। 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24। x की वैल्यू कितनी आ गई निकलकर, 2 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई निकलकर, 2 आ गई है। अब x की वैल्यू 2 आ गई है तो हमारी टोकरी में कितने फल थे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, टोकरी में कितने फल थे, 7 फल थे। तो 7 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 14। 14 1 हो जाएंगे, और 9 गुणा 2 करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। 14 और 18, ए टोकरी में हमारे 14 फल थे, बी में कितने थे, 18 थे, और दोनों को जोड़ेंगे तो 14 18 कितना हो जाएगा, 14 और 18 हो जाएगा हमारा 32, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा, 32 फल होंगे। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में कार पार्किंग दरों को निम्नानुसार दर्शाया गया है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में दे के रखा है कि रेलवे स्टेशन पर जो कार पार्किंग है उसमें पार्किंग रेट बता रखे हैं कि अगर आप 2 घंटे तक खड़ी करेंगे स्टार्टिंग के तो 50 रुपए ले जाएंगे। अगर आप 2 घंटे से 5 घंटे तक खड़ी कर देंगे, मतलब आपने खड़ी करी और 4 घंटे तक खड़ी करी, तो आपसे 75 रुपए ले जाएंगे। ये 5 घंटे तक की खड़ी करी तो 75 रुपए आपसे लिए जाएंगे। अगर आप 8 घंटे तक खड़ी करते हैं तो आपसे 10 रुपए अतिरिक्त प्रति घंटा लिया जाएगा। 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आपसे 10 रुपए अतिरिक्त लिया जाएगा प्रति घंटे के हिसाब से। अगर आप 8 घंटे से अधिक और 12 घंटों तक, यानी कि 12 घंटों तक आप खड़ी करते हैं तो आपसे 150 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है, और आगे 12 घंटे से अधिक 24 घंटे तक करते हैं आप तो आपसे 250 रुपए ले जाएंगे। ये तो होगी पार्किंग की दरें। अब हमें निकालना क्या है, राजीव अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क करते हैं और उसी दिन शाम को 4:30 बजे उसे लेने आते हैं, तो उन्हें कितना पैसा देना होगा, यह हमें बताना है। तो पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि उनकी कार, राजीव ने अपनी कार को कितने समय के लिए पार्क में खड़ा किया है। ठीक है, सुबह को 7 बजे खड़ा किया है और लिया कब है, 4:30 बजे। तो पहले 12 बजे तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो 12 बजे तक का कितना टाइम हो गया, 5 घंटे हो गए, यानी कि 7 से 12 घटाएंगे तो 12 में 7 गया, 5 घंटे, 5 आवर्स हो गए 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद 4.5 घंटे और जोड़ेंगे तो हमारा टाइम कितना जाएगा, 5 घंटों में 4.5 घंटे और जोड़ दिया जाए, 4 घंटे 30 मिनट, तो हमारा आ जाएगा 5 4 9, 9 घंटे 30 मिनट, यानी कि 9.5 घंटे राजीव की कार पार्किंग में खड़ी हुई है। ठीक है, तो 9.5 घंटे किसके बीच आ रहा है, तो 8 से 12 इसके बीच आ रहा है। 8 से 12, 8 से अधिक और 12 घंटे तक 9.5 घंटे खड़ी करिए तो उसको कितने रुपए देने होंगे, 150 रुपए देने होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस समझ में आना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। वो प्रश्न है, संतरे के 15 लीटर 286 ml जूस को, 15 लीटर 286 ml जूस को, ये ऑरेंज संतरे का जूस है, 19 लीटर गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। जो गाजर का जूस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 19 लीटर और 714 मिलीलीटर, ये हमारा कैरेट का जूस हो गया गाजर का। ठीक है, मिश्रण के 12 लीटर 750 मिलीलीटर का उपयोग किया जाता है और शेष जूस को प्रत्येक 250 ml धारिता वाली बोतलों में भरा जाता है। तो बोतलों की संख्या हमें बतानी है।
ठीक है, तो पहले तो हम वो निकाल लेते हैं कि जो जूस जो है वो शेष बचा कितना है, तभी तो हम उसको बोतलों में भरेंगे। ठीक है, तो टोटल इतना जूस है, इन दोनों को तो मिला दिया जाता, ऑरेंज और कैरेट के जूस को मिला दिया था, तो टोटल जूस कितना हो जाएगा पहले ये निकाल लेंगे। 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल फिर से 1 लगेगा, 2 और 1 3 और 7 10 का 0 हासिल 1 लगेगा, 9 5 14 और 5 9 5 14 और 1 15 का 5 हो जाएगा और हासिल 1 लगेगा, 1 और 1 2 1 हासिल का 3, यानी कि 35 लीटर जूस हो जाएगा टोटल। गाजर का और संतरे का जूस कितना आ गया है, 35 लीटर जूस आ गया है। अब 35 लीटर में से उपयोग कितने का कर लिया है, 12 लीटर 750 का, तो 12 लीटर 750 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 12 लीटर और 750 इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 यहाँ पर 5, जब घटाएंगे इधर को यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ऐसे मान लेंगे। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इधर, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 250 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी कि इतना जूस हमारा बच गया है, 22 लीटर 250 ml जूस हमारा बच गया है। अब बोतलों में कितना आ रहा है, एक बोतल में कितना आ रहा है, धारिता मतलब एक बोतल में मात्रा आने वाली, तो एक बोतल में 250 मिलीलीटर आ रहा है जूस, तो कितनी बोतलें भरेंगे, 250 से जो बची हुई जितनी मात्रा है इसको भाग कर देंगे, तो बची हुई जितनी मात्रा है 22,250 ml। अगर हम इसको इसी लीटर के टोटल ml बनाएंगे तो इतने बनेंगे 22,250, इसको 250 से भाग कर देंगे तो हमारी बोतलों की संख्या आ जाएगी, कितनी बोतल हमारी लगेंगी। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 25 से भाग करेंगे इसको तो 25 8 200, तो हमारा 225 22 बचेगा, यहाँ से 5 उतार लेंगे 225 हो जाएगा, तो 25 8 200 25 नमा 225, यानी कि हमारी 89 बोतलें भर जाएंगी टोटल। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 89 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 89, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास और ये थे आपके 15 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।